वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। अगर आज हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे आज कि किस तरीके से हम लोगों को जीके में जो हम लोगों की सीरीज चल रही है आप लोगों की कि 2000 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो 20 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 100 क्वेश्चन के, तो आपका 2000 क्वेश्चन होगा। अब 2000 क्वेश्चन से कम मैं एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 जो उससे रिलेटेड, बात को समझ लो, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताने की दोस्तों कोशिश करूंगा, जिससे आपको वो 100 क्वेश्चन तो मिले ही मिले, प्लस आपको वो भी लाभ मिले। बात को समझ रहे हो? तो जितने एक क्लास में क्वेश्चन हो सकेंगे, 20 हो 30 हो, उससे मैटर नहीं है मेरे दोस्त। सिंपल सा आप ये समझना कितना मैंने उस समय में आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया, ठीक है। उस तरीके से आप जीके को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको जीके में एक अद्भुत इंप्रूवमेंट देखने को, किसी भी चीज को आप कनेक्ट कर कर पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। एक एक क्वेश्चन ये रट्टाफिकेशन काम नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था। आप चाहें तो आप पहले वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, एज यू विश। ओके, तो चलिए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर कर लें। तो प्रकाश की चाल का सबसे पहले मापन मेरे भाई रोमर ने किया था। किसने किया था? रोमर ने, ठीक है, रोमर ने किया था प्रकाश की चाल का सबसे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है दोस्तों रोमर, ठीक है। लेकिन अब इससे रिलेटेड चीजें अब हम लोग अगर समझ लें, आइंस्टीन ने क्या किया था? आइंस्टीन ने आपका, यहां पर लिखता हूं, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसका? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ठीक है भाई, ठीक है। और इसी से अब आइंस्टीन आ रहा, तो भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता। इसी से रिलेटेड रहेंगे, ऐसा नहीं कि कोई मैं अलग आपसे बोलने वाला हूं। तो भारत का जो आइंस्टीन है वो नागार्जुन को कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अगर मैं आपसे बोलूं तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन को सुनते जाइएगा और समझते जाइए। जल में प्रकाश का वेग भी आप जान सकते हैं 2.25। जल में प्रकाश का वेग कभी कभी पूछ देता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको मैं थोड़ा सा लाइटली लूंगा। 2.25 × 10⁻⁻ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं कि जो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक, मतलब सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो रोशनी है उसमें कितना दोस्तों समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड या 19 सेकेंड, ठीक है। कई किताबों में 20 लिखा, कहीं में 19 लिखा, तो वो चलता है 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है भाई, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, ठीक है। इस तरीके से आपने याद किया। तो कुल मिलाकर हमने आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताए। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, और आपका भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य से प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, और जल में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁻। एक क्वेश्चन से हमने इतने क्वेश्चन कवर किए। चलिए अगले क्वेश्चन, कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कोरिनोग्राफ, कोरोनाग्राफ नहीं, कोरिनोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? धमनियों के अध्ययन के लिए, छाती की बीमारियों के निदान में, मानव शरीर में रक्त का अध्ययन करने में, सूर्य को कोरोना तथा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सूर्य के कोरोना को देखने व उसका फोटोग्राफ लेने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, मानव शरीर में रक्त आ गया, रक्त से रिलेटेड अब क्वेश्चन, धमनियां हैं, कई सारी चीजें, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, हर्मेटोलॉजी लॉजी जब भी वर्ड आएगा, लॉजी जब भी होगा तो वो किसी से किसी चीज से अध्ययन होता है, जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हर्मेटोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं रुधिर व रुधिर के रोगों का। सुनो, लीड लगा लो, ठीक है, ईयरफोन लगा लो अपने, और कायदे से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, महसूस करो, क्वेश्चंस को रिलेट करना सीखो। हर्मेटोलॉजी से हम लोग अध्ययन करते हैं किसके? रुधिर एवं रुधिर वर्गों से, ठीक है भाई। और सार्कोलॉजी या मायोलॉजी जिसको बोलते हैं, मायोलॉजी, ठीक है भाई। मायोलॉजी में हम लोग करते हैं पेशियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है भाई, पेशियों का अध्ययन करते हैं, ठीक, पेशियों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में, फिर अब लॉजी जब बढ़ा रहा था और भी मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ। पोमोलॉजी जो होता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है,
ठीक है भाई। न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरी नंबर्स आ गए, तो अंकों का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई। लेक्सिकोग्राफी, ये वन वर्ड इंग्लिश में भी आपको काम आएंगे, अगर आप कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां पर लेक्सिकोग्राफी में क्या किया जाता है, शब्दकोश चाहे डिक्शनरी का अध्ययन किया जाता है, शब्दों का संकलन और लिखने की कला होती है लेक्सिकोग्राफी। अगर मैं आपसे बोल दूं कीटों का अध्ययन किससे किया जाता है, तो वो अब आप बताएंगे, अब हर एक चीज मैं थोड़ी नहीं बताऊंगा। मैं अगर आपसे पूछ दूं कि कीटों का अध्ययन किससे किया जाता है, तो आप बताइए किससे किया जाता है। ठीक है, कीटों का अध्ययन किससे किया जाता है। ठीक है, कहां गया, हाँ, कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो कीटों का अध्ययन किया जाता है आपका एंटेमोलॉजी, किससे बता दे रहा हूं, एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी। काफी फेमस क्वेश्चन और हर बार पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है। 3 रंग होते हैं, आपको पता होंगे। ठीक है, हरा, सफेद और केसरिया। ठीक है भाई, तो केसरिया रंग किसका होता है, हर एक का आप अलग अलग मुझे बताएं। ठीक है, यहां पर सफेद रंग का पूछा हुआ है, तो आपको मैं तीनों ही एलेबोरेट करता हूं। केसरिया रंग जो होता है, केसरिया रंग जो आपका होता है वो जागृति व शौर्य का होता है मेरे दोस्त। किसका होता है, जागृति और शौर्य और त्याग का, 3 चीजों का होता है। ठीक है, सफेद रंग सत्य व पवित्रता का, सफेद रंग जो आपका होगा वो होगा पवित्रता का। ठीक है भाई, सफेद रंग किसका होता है, पवित्रता का। ठीक है, समझ सकते हैं। ठीक, सफेद रंग किसका होगा, पवित्रता का। और सत्य एवं प्रता, हरा रंग जीवन में समृद्धि, हरियाली क्या करती है, जीवन में समृद्धि लाती है मेरे दोस्तों। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा सफेद रंग का, त्याग एवं पवित्रता का, अर्थात सत्य एवं पवित्रता। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझ गए। अगर मैं आपसे बोल दूं कि राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो मैं आपको बता दूं 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। किसको, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज का। ठीक है, राष्ट्रध्वज का प्रारूप। ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, लंबाई एंड चौड़ाई L/B कितनी होती है, 3:2, कभी कभी पूछ देते हैं। और चक्र में कितनी तीलियां होती है भाई, 24 होती हैं। अब आपसे अगर मैं पूछ दूं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पर है, शक संवत पर ही तो है। ठीक है, 78 ईसा पूर्व। विक्रम संवत कब है, 58 ईसा पूर्व। ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, मैं रिलेट कर रहा हूं, सुनते जाइएगा समझते जाइएगा। सब संवत आपका 78 ईस्वी था। तो राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो कब अपनाया गया था, आप बताइए। तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को आपका अपनाया गया था। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, और जो अपने हिंदी के महीने होते हैं, हिंदी के महीने के हिसाब से अगर पहला महीना कहां से स्टार्ट होता है मेरे दोस्त, चैत से। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, इस तरीके से ठीक होते। तो पहला महीना अगर मैं आपसे पूछूं अपने हिंदी कल्चर का, तो चैत। ठीक है भाई, समझ रहे गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम के लिए विकसित की गई सबसे पहली भाषा कौन थी। वीडियो को पॉज करो, आंसर दो। तो इसका ऑप्शन नंबर कोबोल तो एक लैंग्वेज है, सबसे पहली भाषा बोली है तो उसने कौन सी होगी मेरे दोस्तों, फोर्ट्रॉन। कौन सी होगी, फोर्ट्रॉन। ठीक है, कोबोल जो है ना ये हाई लैंग्वेज है ना। कोबोल जो है उच्च स्तरीय लैंग्वेज है ना, हाई लेवल लैंग्वेज। कोबोल जो है आपकी कोबोल लैंग्वेज ही है, लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है भाई, इस बात को आप अच्छे समझ गए। ये हो गया। कंप्यूटर आपके कितने प्रकार के, अगर मैं पूछ दूं कि कंप्यूटर के टाइप कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं भाई। डिजिटल एनालॉग, देखना, डिजिटल एनालॉग, और एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड माने होता है संकरण। ठीक है, डिजिटल एनालॉग और हाइब्रिड। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि कंप्यूटर की जब बात चल रही है मेरे दोस्तों, तो मैंने आपसे पूछा कि कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को आपको मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, 2 दिसंबर को याद रखना, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या रखोगे याद कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। अगर मैं आपके किसी एक कंपनी का नाम पूछूं तो IBM जो एक कंपनी है वो एक कंप्यूटर की ही कंपनी है, ठीक है। इस बात को अच्छे से आप समझे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको टेलीग्राम में PDF भी इसकी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। वहां पर जो जो मैं चीजें बता रहा हूं आप सुनो समझो और अपने आप से आंसर लगाने की। ये पेपर के पहले आप अगर पढ़ेंगे इस PDF से तो आपको यार दोस्तों काफी फायदा होगा, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल लेता हूं। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं जमता, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तो किसकी कमी के कारण, किसके मतलब उपस्थिति के कारण, तो अगर हम आपसे बोलें हेपेरिन नामक एक पाया जाता है जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, ठीक है। हेपेरिन के कारण, ठीक है, ये होता है। अब मैं आपसे पूछूं, यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनना होते हैं दोस्तों, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं कि रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है। रक्त का थक्का नहीं जमता वो तो ठीक है, लेकिन मैं अगर पूछ दूं कि रक्त का थक्का जमाने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है, तो वो है क्या है, फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन, ठीक है भाई, फाइब्रोनोजन उसका जो है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और मनुष्य की जो रक्त होता है उसमें भिन्नता का कारण क्या है, मतलब किसी का A+ है, B है, AB पॉजिटिव, ये सारी चीजें, ये भिन्नता क्यों पाई जाती है, क्योंकि मनुष्य के रक्त में भिन्नता का कारण RBC, रेड ब्लड RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, ठीक है भाई, लाल रक्त कणिकाएं ये होती हैं। उसमें पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, अच्छे से समझ लो, अच्छे से चीज ग्लाइकोप्रोटीन में जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी दो होते हैं, एंटीजन के कारण ही भिन्नता पाई जाती है, समझ गए भाई, समझ रहे हो। स्तनधारियों के, अब केंद्रक की बात करते हैं, सेंट्रॉइड की, तो स्तनधारियों के लाल रक्तकण उभयावतल होते हैं, इसलिए इसमें केंद्रक की RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है। RBC में केंद्रक क्या होता है मेरे दोस्त, अनुपस्थित होता है। समझते जाए ना, जो मैं बोलता जा रहा हूं सुनते जाओ, महसूस करते जाओ, अनुपस्थित होता है, ठीक है। RBC में केंद्रक अनुपस्थित है, लेकिन इसके दो एक्सेप्शनल भी हैं। एक्सेप्शनल क्या है भाई, कि ऊंट और लामा दो ऐसे पाए जाते हैं, ऊंट और लामा, जिनमें RBC केंद्रक में उपस्थित होता है, लांबा, और वो मतलब इनकी RBC में स्तनधारी भी है, स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी है, ये होता है, ठीक है भाई। अब मैं अगर आपसे पूछ दूं AB को यूनिवर्सल या O को, यूनिवर्सल का मतलब होता है सर्वग्राही, AB को बोलते हैं सर्वग्राही और O को बोलते हैं सर्वदाता। तो AB को ही सर्वग्राही क्यों कहते हैं, आप मुझे बताएं इस प्रश्न का उत्तर कि AB को सर्वग्राही क्यों कहते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर देता हूं कि क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है भाई, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी की अनुपस्थिति होती है, इस वजह से AB जो है सर्वग्राही होता है, ठीक है भाई, ठीक है। अगर मैं आपसे और एक प्रश्न पूछ दूं कि RBC और WBC में, RBC और WBC व्हाइट ब्लड कण, श्वेत रक्त कणिका, और तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है, जो डेंगू में काफी अप एंड डाउन होता है। तो RBC और WBC में अगर रेशियो में पूछ दूं कणिकाओं का, तो 600:1 होता है। कितना होता है भाई, 600:1, इस तरीके से आपका ये होता है। चलिए अगले तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 ही प्रश्न अभी तक हो पाए और 15 मिनट हो चुके हैं मेरे दोस्तों। आप देख रहे हैं कितना समय लग रहा है, लेकिन जितने मैं क्वेश्चन आपको रिलेट कर बता रहा हूँ, मतलब अगर मैं 10 क्वेश्चन कराऊँ तो 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, बात को समझो। इस हिसाब से ये वीडियो आप देखें और सुने। आपको अगर स्लो लग रहा है तो आप नॉर्मल स्पीड से, यूट्यूब की नॉर्मल स्पीड से आप वहां से बढ़ा सकते हैं 0.751, जो भी आप करना चाहिए, ठीक है भाई। चंद्रमा पे पहुंचने वाला पहला मानव सहित यान कौन सा था, ठीक है भाई। इसने प्रश्न पूछा कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव सहित यान कौन सा था, आप मुझे बताएं।
मनुष्य सहित, ठीक है, कि मनुष्य के साथ जो पहुंचा हो वो आपको बताना है। वीडियो को पॉज करो और आंसर आप दें, ठीक है। तो वो था अपोलो 11। कौन सा था मेरे दोस्तों? अपोलो 11। मानव सहित जो यान पहुंचा वो अपोलो 11 था, ठीक भाई। लेकिन मानव रहित यदि मैं आपसे पूछ दूं, ये मानव सहित है यहां पर लैंग्वेज में, आपको अब मैं आपसे पूछ दूं कि मानव रहित बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाए। तो मानव रहित था लूना 16, लूना 16, ठीक है भाई, लूना 16 था, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ गए कि नहीं? प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन सा था? तो यूरी गागरिन थे, आपको पता होना चाहिए, यूरी गागरिन, ठीक है भाई, गागरिन। और भारत का अगर मैं आपसे पूछ दूं कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, ठीक भाई, जब हमने विश्व का हो गया मतलब आल ये बात होगी, लेकिन अगर हम भारत का पूछते हैं तो कौन से थे? सबको पता है कि राकेश शर्मा, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर मैं चलूं, अगला प्रश्न दिया है अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अंटार्कटिका महाद्वीप किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? क्वीन मैरी लैंड में आपका स्थित है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें, इसलिए इसका कोई ये क्वेश्चन बहुत डीप चले गए तब आप भी आएगा, ठीक है, तो इसका ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मेरे भाई कि निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये अच्छा प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता, आगे बनता है, कार्निया पर बनता है, आइरिस पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर पड़ता है, तो ये रेटिना के मेरे भाई आगे पड़ता है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है इसको आप अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। और आप बताएं मुझे क्या होता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। और जो दूर दृष्टि दोष होता है यहीं पर मैं बताऊंगा, अभी मैं सब बता रहा हूं कि दूर दृष्टि जो दोष होता है, दूर दृष्टि दोष, उसमें रेटिना के पीछे बनता है, तभी वो जो है चीजें दूर दृष्टि दोष में क्या होता है मेरे भाई कि आपको जैसे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का तो दिखाई पड़ता है, जो दोष है वही दिखाई पड़ता है, दूसरा वाला नहीं दिखा। तो बात को सुनना, जैसे लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि मुझे पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं चश्मा लगाकर, तो आपके कौन सा लेंस लगा है मेरे भाइयों? अवतल लेंस लगा है, ठीक है। और आपका ये दोष क्यों आता है? क्योंकि रेटिना के आगे आपका प्रतिबिंब बनने लगता है इस वजह से। और दूर दृष्टि दोष में ये होता है कि मुझे दूर का तो दिख रहा होता है लेकिन पास का नहीं दिख रहा होता, तो वहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्राय बड़े बूढ़े लोगों में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, अच्छे समझ गए। तो ये होता है आज के बाद, इस चीज पर कभी भी कंफ्यूज मत होना मेरे भाइयों, ठीक है। वृद्धावस्था में एक और दोष होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था में होता क्या, समंजस क्षमता घट जाती है, व्यक्ति की आंखों की समंजन सत्ता जो जो मतलब कैप्चर करने की कैमरे की तरीके काम करता है, क्योंकि हमारी आंखें जो होती है कैमरे की तरीके कार्य करती है। तो जरा दृष्टि दोष हो जाता है वृद्ध लोगों में। और जरा दृष्टि दोष को किससे दूर किया जाता है? तो बाईफोकल लेंस से, बाईफोकल लेंस के माध्यम से, ठीक है भाई, बाईफोकल लेंस से माफ किया जाता है, ठीक भाई, अच्छे समझ गए। एक होता है आबिंदुकता, को गोली बेलनाकार लेंस चश्मे के द्वारा दूर किया जाता है। कई प्रकार के रोग होते हैं, आग में आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। शायद मैं आज 10 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा, लेकिन मैंने जो जो बातें आपको बताई प्लीज यार उसको आप याद रखिए, समराइज रखिए, तो आपको मजा आएगी, ठीक है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, अगर मैं आपसे पूछ दूं किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होता है, तो जब वह निर्वात में होता है तब वह अधिकतम होता है। निर्वात का मतलब बिल्कुल कुछ ना हवा चल रही हो ना कुछ, बिल्कुल निर्वात की कंडीशन में हो तो उस समय उसका अधिक होता है। लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल का भी अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल भी अधिकतम होती है निर्वात में। अब निर्वात आया तो निर्वात से रिलेटेड क्वेश्चन भी तो समझे, तो प्रकाश की चाल भी अधिकतम होती। प्रकाश की चाल होती कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस्पात जो होता है, इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। क्या होती भाई? ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है,
अच्छे समझ लो कि इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, जो आज का आखिरी सवाल है, क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं अभी भी क्वेश्चन नंबर हम 10 पर हैं। पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने अंश का कोण है? तो लगभग मेरे भाई 18 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है मेरे दोस्तों? 18 अंश का कोण है। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच 18 अंश का कोण है। अब मुझे बताइए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर भाई 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे वगैरह में कि चंद्रमा को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह कहते हैं, जीवाश्म ग्रह कहते हैं। ठीक है भाई। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मंगल और बुध के बीच पाए जाने वाले। अगर कोई गलती हो जीके में तो आप जरूर कमेंट करें, सर आप ये गलत बताएं, क्योंकि जीके बहुत ब्रॉड है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है भाई। तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो मंगल और भी पाए जाते हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा सेरस है। ठीक है। पृथ्वी, आपको ग्रहों की तो नाम पता ही होंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, यही तो है। अरुण को यूरेनस भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें, तो बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो भी बृहस्पति के हैं। उसके बाद शनि के हैं। शनि में 6 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। और बुध शुक्र और पृथ्वी एक दूसरे के बहन बताया जाता है, भागनी बोलते हैं इन लोगों को, जुड़वा बहनें कहते हैं। बृहस्पति किस कलर का होता है? तो बृहस्पति पीले रंग का होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, यूरेनस को लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है गैनीमीड। ठीक है। ये सारी चीजें, और आकार के हिसाब से या दूरी के हिसाब से, ये सारी चीजें, आकार के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं ग्रहों का क्रम, तो बृहस्पति से चालू होगा, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है भाई, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो ये सारी चीजें रहती, तो वहां से पीछे से चलेगी, फिर आगे बुध मतलब देखिएगा, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है। अब ये लिख गया 1 2 3 4, हम नीचे सबसे लास्ट में बुध होगा कि नहीं? अब बचा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है। तो इसके बाद तुरंत आप लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। शुक्र और पृथ्वी तो एक साथ रहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ रहते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर शुक्र, तो मंगल वहां पर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो क्यों रिलेट कर आप चीजें चालू करें। कल भी आपके क्वेश्चन, ये देखिएगा, क्वेश्चन की सीरीज तो बेटा चलती रहेगी, देखिएगा चल रही, देखिए बहुत क्वेश्चन। अगर आप बोलेंगे तो मैं 10 ही 10 क्वेश्चन करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। आप उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है। अगर आप बोलेंगे मुझसे कि सर आप केवल 10 ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दीजिए, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन की ही पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। नहीं तो मैं तो ये सोच रहा हूँ पूरा पढ़ाने के बाद 100 क्वेश्चन आपको इकट्ठे पीडीएफ दीजिए, तो कुछ दिन भी हो जाएंगे धीरे धीरे आपको मेरे साथ पढ़ते पढ़ते। और उसके बाद उस पीडीएफ में फिर आप अपने हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। आप जैसा बोलेंगे, एज योर विश, आप कमेंट करें कि सर आप इस तरीके से कराइए। मैं यार दोस्तों जरूर उसी तरीके से कराऊंगा, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए, आप लोगों का चैनल है। आप जो बोलेंगे, आपके हर एक कमेंट का जवाब इस चैनल पर दिया जाता है। तो चलिए इसी उत्साह और उम्मीद के साथ दोस्तों जुड़े रहो मैं वॉरियर के साथ। मिलते हैं।